हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 5 मई 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस लेक्चर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी कर को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर ले, बेल आइकॉन दबा लेना, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमें फॉलो कर ले, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ध्यान से सुनिएगा। नंद मूलचंदानी किस देश की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA में पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर है अमेरिका, यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो अमेरिका की एक एजेंसी है और उसमें जो नंद मूलचंदानी है वो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की। तो इसकी स्थापना 1947 में की गई थी और यह एक अमेरिका की सरकारी एजेंसी है। अब इसका काम क्या होता है? तो दोस्तों, इसका काम होता है अलग अलग देशों से उन देशों की जो खुफिया जानकारी है उसको इकट्ठा करना, और ये जो जानकारी है उन संस्थाओं को उपलब्ध कराना है जो कि राष्ट्रपति की सुरक्षा में काम कर रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा में काम कर रही हैं। तो ऐसी संस्थाओं को ये खुफिया जानकारी उपलब्ध कराता है जिससे अमेरिका की जो सुरक्षा है वो बनी रहे। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लैंगली, अमेरिका में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं नंद मूलचंदानी की। नंद मूलचंदानी जो है वो भारतीय मूल के हैं और वो अमेरिका के जो रक्षा मंत्रालय है उसमें वो काम कर चुके हैं। तो रक्षा मंत्रालय में वो ज्वाइंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और कार्यकारी निदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं। दोस्तों, उनकी जो पढ़ाई है वो दिल्ली के ब्लू वेल्स स्कूल इंटरनेशनल में की गई थी और साल 1987 में इसी स्कूल से 12th पास करने के बाद वो कहाँ चले गए थे? अमेरिका चले गए थे BA करने के लिए। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट करते जाइएगा। भारत की खुफिया एजेंसी कौन है? चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका की खुफिया एजेंसी की बात आई है तो अब हम भारत की जो खुफिया एजेंसी है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है उसका नाम है CIA और जो भारत की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है रॉ। क्या नाम है दोस्तों? रॉ, जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है दोस्तों कि जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है उसका नाम है CIA और जो भारत की खुफिया एजेंसी है उसका नाम है रॉ। ठीक है, तो रॉ का गठन 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद तब किया गया था जब इंदिरा गांधी सरकार ने भारत की सुरक्षा की जरूरत को महसूस किया था। यानी जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तो उस समय इसका गठन किया गया था। और कब किया गया था? 1968 में। याद रखिएगा कि जो रॉ का गठन है वो 1968 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। और जो रॉ का सिद्धांत है यानी रॉ का प्रिंसिपल क्या है? धर्मो रक्षति रक्षतः। ठीक है, ये एजेंसी क्या काम करती है भारत में? तो विदेशी मामलों, अपराधियों और आतंकियों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। कौन? रॉ। तो याद रखना है कि जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है उसका क्या नाम है? CIA और भारत की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम क्या है? रॉ। रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 मई को। चलिए फ्रेंड्स, अब आपकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि ये टूना क्या है। तो टूना जो है वो एक प्रकार की मछली है। तो इस मछली के संरक्षण के लिए यानी इस मछली को बचाने के लिए ही हर साल 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो टूना मछली है इसमें प्रोटीन और कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है वो खाने के रूप में अधिक किया जाता है। इसलिए इसका जो शिकार है यानी इसकी जो हंटिंग है वो भी अधिक होती है। तो इस सभी के संरक्षण के लिए ही हर साल 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो गति होती है पानी में चलने की वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। 2022 की थीम क्या है? तो 2022 की थीम है हमारा टूना हमारी विरासत। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट करिएगा। चलिए अब हम कुछ ऐसे दिवस डिस्कस करते हैं दोस्तों जो पशुओं से रिलेटेड है। जैसे 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली पालक दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को
विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। तो दोस्तों ये जो डे आपसे डिस्कस की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, तो आप इनको नोट जरूर करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी डे से रिलेटेड है तो इसको आप नोट करिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर है 3 मई को। तो दोस्तों हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बढ़ाना, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आजादी के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना कि लोग अपनी स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों के लिए किस प्रकार से वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस दिसंबर 1993 में यूनाइटेड नेशन असेंबली के द्वारा इसे घोषित किया गया था। इस वर्ष की थीम क्या है? डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। ये तो हो गया हिंदी में, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? तो जर्नलिज्म अंडर द डिजिटल एज, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप नोट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी डे पढ़ते हैं तो उसकी थीम जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में थीम से रिलेटेड क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 के अनुसार 180 देशों में जो भारत का स्थान है वो है 142वां। लेकिन याद रखिएगा कि जो 2022 में जो इंडेक्स आया है, 2022 के इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 150वां पहुंच गया है, यानी भारत की जो रेटिंग है वो और नीचे गिर गई है। यानी भारत की जो मीडिया की जो स्वतंत्रता है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं है, क्योंकि जो रेटिंग है भारत की वो नीचे चली गई है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि 2021 में 142वां स्थान था, 2022 में भारत की जो रेटिंग है या भारत की जो रैंकिंग है वो 150वीं हो गई है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करते जाइएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तरुण कपूर को। किससे दोस्तों? तरुण कपूर को, ठीक है। तो ये जो अपॉइंटमेंट है ये आप जरूर इसको सही तरीके से नोट कर लीजिएगा कि प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? तरुण कपूर नियुक्त किए गए हैं। और इनकी नियुक्ति जो है वो PMO में की गई है, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में। कितने साल के लिए की गई है इनकी नियुक्ति? 2 साल के लिए की गई है। इससे पहले तरुण कपूर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी केंद्र सरकार ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं, चलिए हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा। राधा चौहान को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार को सहकारिता मंत्रालय का सचिव बनाया है। अलकेश कुमार शर्मा को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव बनाया गया है। PK त्रिपाठी को कैबिनेट सचिवालय में नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और आतिश चंद्र को PMO में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये हैं केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में की गई नियुक्तियां, तो इनको भी आप नोट डाउन करते जाइएगा। दोस्तों भारत के विभिन्न विभागों के सचिव भी हम डिस्कस कर लेते हैं, आपको ध्यान से सुनना है। जैसे प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव कौन है? PK मिश्रा है। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा है। रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार है। और विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा है, जिनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है। वित्त सचिव कौन है? TB सोमनाथन है। और गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला है। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट करते जाइएगा, ठीक है दोस्तों, ये क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है? तो इसका आंसर है राजस्थान। तो दोस्तों अब आप इस पॉइंट को ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए दोस्तों राजस्थान का जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है जो कि पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, वहां का एक शहर है जिसका नाम है मियां का बाड़ा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 95% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू कम्युनिटी की है, 5% जो कम्युनिटी है वो मुस्लिम कम्युनिटी की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आज तक कोई ऐसा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है या फिर कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, सब हिंदू और मुस्लिम सब साथ साथ रहते हैं। लेकिन दोस्तों साल 2018 में इस मियां का बाड़ा जो नामक स्थान है इसका नाम क्या कर दिया गया? महेश नगर कर दिया गया, ठीक है। अब वहीं पर जो मियां का बाड़ा है वहीं पर एक रेलवे स्टेशन है, तो उसका नाम भी मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन था। अब उसका नाम 2022 में क्या कर दिया गया है? महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फ्रेंड्स हाल ही में बदले गए कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों के नाम डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन रेलवे स्टेशनों के या रेलवे से रिलेटेड किन किन चीजों के नाम बदले गए हैं, तो इनको आप ध्यान से सुनते जाइएगा।
दोस्तों चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम एमजी रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। हुबली रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटक में है, इसका नाम श्री सिद्धारुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मुंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन जो कि तो इसका नाम अभी हमने डिस्कस किया है, क्या कर दिया गया है, महेश नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि भोपाल में है, इसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका नाम किया गया है टांटिया मामा रेलवे स्टेशन। और फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया है। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा देश कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला पहला देश बन गया है? तो दोस्तों ये कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से भारत में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें वैक्सीनेशन किया जा रहा है लोगों का, तो वह कौन सा देश है जिसने कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है, यानी वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चल रहा था उस देश ने उसको खत्म कर दिया है? तो उस देश का नाम है डेनमार्क। क्या नाम है दोस्तों? डेनमार्क। तो डेनमार्क ने जो टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा था उसको उसने हाल ही में खत्म कर दिया है, और ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, उसने यह कहा है कि ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वायरस का जो नियंत्रण है वो पा लिया है इस देश ने, यानी डेनमार्क का कहना यह है कि वह वायरस पर नियंत्रण पा चुका है। चलिए फ्रेंड्स, डेनमार्क की बात कर लेते हैं। तो यह यूरोपियन कंट्री है, यानी यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और इसकी जो कैपिटल है वो है कोपनहेगन। क्या नाम है दोस्तों? कोपनहेगन। यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है मैटे फ्रेडरिक्सेन। क्या नाम है दोस्तों? मैटे फ्रेडरिक्सेन। और यह जो डेनमार्क है यह उत्तरी यूरोप में स्थित एक कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाल लिया है? तो दोस्तों नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो बनाए गए हैं सुमन बेरी। कौन बनाए गए हैं? सुमन बेरी बनाए गए हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो डॉक्टर राजीव कुमार का स्थान लिया है, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर राजीव कुमार ने हाल ही में कुछ समय पहले जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर उसके बाद सुमन बेरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है नीति आयोग का। दोस्तों सुमन बेरी की बात करें तो ये वर्ल्ड बैंक में भी काम कर चुके हैं और भारत के एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं। बात आई है यहाँ पर नीति आयोग की, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। प्रधानमंत्री इसके चेयरपर्सन होते हैं। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत हैं। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, जिनकी नियुक्ति जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक की गई थी। दोस्तों नीति आयोग का काम क्या है, या नीति आयोग किस प्रकार से काम करता है, ध्यान से सुनते जाइएगा। नीति आयोग जो है भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है, यानी सोचने समझने नीति बनाने का काम किसका होता है? नीति आयोग का होता है। यह सरकार को पॉलिसी और डायरेक्शनल इनपुट देता है। नीति आयोग सरकार के लिए स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म पॉलिसी और प्रोग्राम बनाता है, यानी सरकार को अगर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है या कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसका काम कौन करता है? नीति आयोग करता है। इसके साथ वह केंद्र और राज्यों को जरूरी तकनीकी सलाह देने का भी काम करता है। कौन? नीति आयोग। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी गई है? तो दोस्तों जो क्वार जल विद्युत परियोजना है 540 मेगावाट की है ये, तो ये चिनाब नदी पर बनाई जा रही है और इसकी मंजूरी हाल ही में दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो है उसने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। तो याद रखना है आपको कि जो क्वार जल विद्युत परियोजना है ये किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये किस राज्य से रिलेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, चिनाब नदी की बात करें तो यह जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर पंजाब के मैदानी इलाकों में बहती है। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, पंजाब का मैदानी इलाका, ये पंजाब का मैदानी इलाका मतलब पाकिस्तान में जो पंजाब है उसका मैदानी इलाका बोला जा रहा है, यानी यह भारत के जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में बहती है। ठीक है दोस्तों, चिनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से में जो बर्फ है उसके पिघलने से निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो आप नोट करते जाइएगा। बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है, याद रखना है। और श्रीनगर इसकी राजधानी है, और एक और राजधानी है दोस्तों जिसका नाम क्या है? जम्मू, यानी श्रीनगर और जम्मू जो है वो
जम्मू कश्मीर की राजधानी है। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट करिएगा। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। पहला क्वेश्चन है, डेनमार्क की कैपिटल यानी राजधानी क्या है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपने ये क्वेश्चन या जो पहले करंट अफेयर्स डिस्कस किया है, अगर आपने उसको सही से सुना होगा तो आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो दोस्तों हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का, आप आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी कोर्स में छूट दे दी जाएगी और उसके लिए आपको एक कोड यूज करना होगा, राजा नंबर 1। अगर आप कोई फ्री क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी पर तो भी आप राजा नंबर 1 कोड यूज करिएगा। खबरी पर आप हमें फॉलो करिएगा, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप खबरी पर जरूर फॉलो करें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर जरूर करें।